होंगे आएंगे। का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज्ज़ मंतशा वो तो जिल्ल मंतशा। रिहा कर देगी तो हमको रोड पर आने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की जात से ये उम्मीद है ये जो एक कीचड़ जमा हुआ है यूपी के अंदर, इस बार ये साफ होकर रहेगा। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आप लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि जो आज एक खतरे की घंटी बजा रहा है और ये कह रहा है कि आज जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, कोई 1, 2, 3 हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कल हमारी भी बारी आ सकती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस वजह से पुलिस ने उठाया है, 10 दिन की PCR दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। अभी जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, शायद ही मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा केस निकलेगा जिससे ये साबित किया जा सकता है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर तलवार के जोर पे मजहब तब्दील करने का काम कर रहा है। पूरे मुल्क के अंदर एक केस ऐसा नहीं मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो हो रहा है ये बहुत ही तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि इससे पहले भी जब हमारे उलमाए किराम को परेशान किया गया तो शायद हुकूमत, पुलिस, एजेंसीज ये देखना चाहती है कि हम उसका एहतजाज किस तरह से करते हैं। आपको याद होगा कि मौलाना साद साहब के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए थे और उसके बाद अदालत ने जब ये कहा कि ये सब बातें बेबुनियाद है, आज मीडिया इस तरह से काम कर रहा है कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करके लेके आ जाती है और उसे मुजरिम करार दे दिया जाता है। अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले वक्त में इस मुल्क की पूरी अदालतें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मीडिया तय करेगा, पुलिस तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है। और यही कुछ बात मौलाना कलीम साहब के बारे में आज उत्तर प्रदेश के या इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स इस तरह से दिखा रहे हैं कि मानो कोई आतंकी संगठन चलाया जा रहा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले कई ऐसे नौजवानों को उठाया जाता था, कई सारे केसेस पूरे मुल्क के थे कि जहां पर नौजवान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम के ऊपर उठाया जाता था और सबूत क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए। उस वक्त भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज मौलाना कलीम साहब के ऊपर ये जो वक्त आया है, शायद सरकार ये देखना चाह रही है कि ये कौम खामोश बैठती है। अगर खामोश बैठती है तो हम दूसरे का नंबर लगाएंगे और दूसरे के बाद तीसरे का लगाएंगे, तीसरे के बाद चौथे का लगाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है और न होना चाहिए। ये हर मसलक के, हर सियासी जमात के लोगों ने इसके अंदर आगे आने की जरूरत है, वरना मुसलमानों के नाम के ऊपर अपना धंधा चलाने वाले, अपनी दुकानें चमकाने वाले, अपनी सियासत करने वाले, बताइए वो नेता कौन सा है जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है।
नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, गिरेबान पकड़कर खींचा था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालिफत की थी। और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठीक है, एक सियासी जमात के मेरे कायद है, लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी जहां पर भी कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है। और उनके घर पे दिन दहाड़े खुलेआम कोई दहशतगर्द जाते हैं हिंदू सेना का बताकर, और दिन दहाड़े जो हरकत कर रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये बताने के लिए कि ना हम पुलिस से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, ना हुकूमत से हमें कोई परवाह है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम डटकर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से हमें सरकार की तरफ से ताईद हासिल है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए और सामने ही पुलिस स्टेशन है। सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, वो पार्लियामेंट के अतराफ का जितना भी इलाका है, वहां पर एमपीज को रहने की इंतजाम किए जाते हैं, वहां पे बंगले दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया होता है, और वहां पर ये इस तरह की वारदात होती है, पुलिस पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचती है, जब हंगामा होता है, जब हमारी दिल्ली की यूनिट जाकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालती है, तो ये कहा जाता है कि नहीं, मामला थोड़ा सेंसिटिव है, हम इसके अंदर एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे। किस बारे में इंक्वायरी? किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? जिन दहशतगर्दों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये करने से पहले हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे, वायरल कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, जब ये 5 लड़कों को, दहशतगर्दों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदालत को यह कहता है कि हमें सिर्फ एक लड़के की एक दिन की पुलिस कस्टडी हमको लेना है, बाकी जितने भी हैं हम सबको एमसीआर देना है। आपने देखा होगा उस वीडियो फुटेज के अंदर कि उनके हाथ में किस तरह के हथियार है। हम यहां पर गरीब व्यापारियों की मदद के लिए जाते हैं, 15 कैमरे हमारे सामने रहते हैं, और उसके बावजूद पुलिस ये केस हम पर लादती है कि हमने हथियार लेकर गए, हथियार का इस्तेमाल किया गया। उस एक केस के अंदर 9 कलम लगाए जाते हैं, आपके सांसद के ऊपर, आपके खासदार के ऊपर 9 कलम लगाए जाते हैं। मकसद क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? कि तुम अपनी जबान बंद रखो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, हम जो बोलेंगे तुम सुनो। यही बात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब दिल्ली की पुलिस को ललकारते हैं और ये कहते हैं कि देख पढ़ कि अदालत ने दिल्ली पुलिस के बारे में क्या लिखा है, क्या ऑर्डर पास किया है, कि दंगों के अंदर दिल्ली पुलिस का क्या रोल था। खुलेआम अगर कोई कहता है डट के, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज उत्तर प्रदेश में जाकर, जहां हमको मालूम है कि कितने परेशानियां आ सकती है, गिरफ्तार क्या की जा सकती है। कुछ दिन पहले मैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम गुजरात गए। गुजरात जब गए तो हाँ, हम मिलना चाह रहे थे, हम साबरमती जेल जाकर हम मिलना चाह रहे थे एक साहब से जिसे अभी कानून ने मनाही नहीं की है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
लेकिन पूरी होटल को घेर लिया गया था। एसीपी, पीआई, जितने भी ऑफिसर्स थे सब आ गए और उन्होंने कहा कि आप ये गेट के बाहर अगर जाएंगे तो हम आपको डिटेन कर लेंगे। मैंने उनके साथ बहस की। वहां के कुछ नौजवानों ने कहा कि साहब, गुजरात पुलिस से आप पंगा मत लीजिए, ये किसी भी केस के अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बावजूद हम गए डट कर उनके साथ और उनके साथ बहस की और उनसे एक सवाल ये किया कि अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह अगर जेल में रहती है एक आतंक के मामले के अंदर और उसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह जेल जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं जेल के अंदर? अगर कानून उनके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। लेकिन सरकार को मालूम है, सरकार को मालूम है ये कौम बटी हुई है, हम बटे हुए हैं, ये हकीकत है। कई मसलकों में हम बटे हुए हैं, कई सियासी पार्टियों की वजह से हम बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाइयों, ये आज सोचने की जरूरत है कि अगर मौलाना कलीम साहब जैसे एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस उठाकर लेकर जाती है और इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत करने वाला हर वो शहरी, चाहे वो किसी भी जात, धर्म और मजहब का क्यों ना हो, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वजह है कि आप खामोश रहते हैं? क्या वजह है कि आप इंतजार करते रहेंगे कि मौलाना कलीम साहब मेरे कौन है, मेरे रिश्तेदार है, नहीं है, मेरे जान पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, कौन है? हम ये सोचेंगे मुझे क्या लेना देना है। ठीक है, मौलाना कलीम साहब को लेकर के कब तक हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? हम खामोश हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम सब भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। मैं आज यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं तमाम उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों के नाम के ऊपर सत्ता के अंदर आते हैं, ये जिस तरह का धरना आज इस शहर के मुसलमानों ने यहाँ पर किया है, उन तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को मैं कहना चाहता हूँ, कल तुम बैठोगे यहाँ पर और हम आएंगे तुम्हारे बुलाने के ऊपर। बैठो तुम आवाज दो, हम आएंगे, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का मुद्दा नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम का मुद्दा है, जिन्हें इस तरह से आज किसी डर खौफ के सरकारें कुछ भी कर रही, कुछ भी बोल रही, कुछ भी इल्जाम लगा रही है और हम खामोश बैठे हैं। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, देखना चाहती है कि ये कौम जिंदा है या मर चुकी है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है या तुम मर चुके हो। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना होगा। बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं घर से कैसे निकलूंगा? कपड़े भीग जाएंगे, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये किसी रोशन गेट, चेरीपुरा, बुड्डी लाइन के अंदर इतने तो चाय पीने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए इस शहर के मुसलमानों को। ये होटलों के अंदर बैठकर तुम वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि जब तुम पर बारी आएगी, कोई नहीं आगे आने वाला है, कोई नहीं आगे आने वाला है। बिल्कुल सही कहा है कि उस वक्त जब उन पर बारी आई थी तो हम सब खामोश थे, आज हम पर बारी आई है। कहीं ना कहीं हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग सियासी रैलियों के अंदर हजारों की तादाद के अंदर मौजूद रहते हैं, हजारों की तादाद के अंदर, लेकिन जो मुद्दे हमारी और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक शर्म की बात है। मैं इस मौके के ऊपर तमाम उलमाए किराम की इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब इस मामले के अंदर किसी सियासी जमात नहीं,
बल्कि हमारे उलमाए किराम हमको हुक्म करे और ये बताए कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्या हम इस तरह की छोटी छोटी महफिलें सजाए या पूरे हिंदुस्तान को दिखाए एक मर्तबा कि हमारे उलमाए किराम के ऊपर अगर दोबारा कोई हाथ डाले, अगर हमारे उलमाए किराम के ऊपर दोबारा कोई हाथ डाले तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आए और हम चाहेंगे कि ये ऐलान हमारे उलमाए किराम की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर अपनी नाराजगी नहीं जता सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमको सड़कों पर ऊपर उतर आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ औरंगाबाद ने इससे पहले भी ये साबित करके दिखाया है, जब हमारे कौम के ऊपर, जब हमारे उलमाए किराम के ऊपर, जब हमारी कौम के ऊपर कोई आफत आती है तो हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे उलमाए किराम जो भी हमें हुक्म देंगे इंशाल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे और ये बता देंगे कि औरंगाबाद शहर नहीं, औरंगाबाद ज़िले का एक एक लड़का औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर उतरेगा और सरकार को ये पैगाम देगा कि दोबारा कोई कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। बस यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।